देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो अपन लोग रिवीजन स्टार्ट करें वो है आप लोग का सेकंड टॉपिक, वो है स्टाफिंग। ठीक है। स्टाफिंग में सबसे पहले आपको दो चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो स्टाफिंग का मतलब केवल लोगों को हायर करना नहीं होता, बट उनको डेवलप भी करना होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है लोगों को हायर करने का और उनको डेवलप करने का। अब आपको किसको हायर करना है, किसको डेवलप करना है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल टू फिल द जॉब पोजीशन। अब देखो, पिछला जो हम लोग चैप्टर पढ़ कर आए ऑर्गेनाइजिंग, वहां पर हम लोग जॉब पोजीशन क्रिएट किए थे, स्टाफ का, पर्सोनल का, लाइन एग्जीक्यूटिव, बहुत सारा जॉब पोजीशन क्रिएट किए थे। तो आपको क्या करना है? आपको उन जॉब पोजीशन को ही फिल करना है। आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है? हायर करना है और डेवलप करना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग रिक्वायर्ड पर्सोनल टू फिल द जॉब पोजीशन। तो दो चीज है, एक तो आपको यहाँ पे हायर भी करना है और एक आपको उनको डेवलप भी करना है। अब इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, अब जो अपने पढ़ने वाले हैं, वो आगे भी अपने लोग के काम आएगा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। बेसिकली अपने लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितना मेरे को लोगों का जरूरत है। उसके बाद हम लोग उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर हम लोग उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर हम लोग उनका प्लेसमेंट करते हैं, अप्रेजल करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं ध्यान है कि आपको स्टाफिंग के बारे में और क्या लिखना है, तो आप इसके प्रोसेस के बारे में भी लिख सकते हैं। स्टाफिंग अभी अगर बात करें तो स्टाफिंग का मतलब क्या? स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहां पे आपको लोगों को हायर करना है और लोगों को डेवलप करना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सोनल टू फिल द जॉब पोजीशन। इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नेचर ऑफ स्टाफिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में। अब क्यों स्टाफिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो उसमें सबसे पहला बात है भैया, देखो स्टाफिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट केवल पैसे के टर्म्स में नहीं, बल्कि टाइम और एनर्जी के टर्म में भी लगता है। लोगों को हायर करने में, लोगों को रिक्रूट करने में, डेवलप करने में अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। अब हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट पे जो आरओआई आए, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड किस चीज पे करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने अपने स्टाफिंग प्रोसेस को कितने इफेक्टिव तरीके से किया था। वापस बोल रहे हैं, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है लोगों को हायर करने में, उनको डेवलप करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब ये इन्वेस्टमेंट पे जो आपको आरओआई आ रहा है, वो आरओआई आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने कितने अफेक्टिव तरीके से स्टाफिंग को किया था। अब स्टाफिंग का ना लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन भी होता है, क्योंकि जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं वो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते। इसीलिए आपको स्टाफिंग को बहुत इफेक्टिवली करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर के संग हो सकता है आपका स्टाफ ऑब्सोलीट भी हो जाए। जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए तो आपका स्टाफ हो सकता है आउटडेटेड भी हो जाए। तो स्टाफ का लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन होता है। थर्ड, सप्लायर का मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। लेकिन बाकी जितना भी सारा असेट है, चाहे वो आपका मशीन हो, चाहे वो आपका इक्विपमेंट हो, जो भी आपका बाकी असेट है, वो तभी काम करेगा जब उसके ऊपर एम्प्लॉयज को प्लेस किया जाए, या फिर जब एम्प्लॉय उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करे। तो उन असेट का जो प्रोडक्टिव इफेक्ट आता है वो तभी आ सकता है जब उसके ऊपर स्टाफ को डिप्लॉय किया जाए, जब स्टाफ उसको प्रॉपरली यूज करे। फोर्थ पॉइंट है होलिस्टिक अप्रोच। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन आता है ना एम्प्लॉय की तरफ से, वो केवल उसके खुद के कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड नहीं करते। एम्प्लॉय खुद कितना कॉम्पिटेंट है, कितना नॉलेजेबल है, केवल उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसका जो सुपीरियर है और जो उसका सबॉर्डिनेट है, वो कितना कॉम्पिटेंट, कितना क्वालिफाइड, कितना एक्सपर्ट है। वापस बोल रहा है, किसी भी पर्सन का, एक एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूशन केवल उसके खुद के कॉम्पिटेंसी, केवल उसके खुद के मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका सुपीरियर, उसका सबॉर्डिनेट कितना कॉम्पिटेंट है। इसीलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखना जरूरी है, ताकि हम लोग लोगों को नर्चर कर सके, ताकि एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जा सके। और नेक्स्ट बात है की टू अदर फंक्शन। अदर फंक्शन मतलब हो गया जैसे कि आपका डायरेक्टिंग हो गया, जैसे आपका कंट्रोलिंग हो गया। स्टाफिंग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ इंजेक्ट करते हैं। अगर आपको डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम कराना। अब काम कराने के लिए तो आपको लोगों का जरूरत पड़ेगा ना, तो इट इज की टू अदर फंक्शन। डायरेक्टिंग इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। काम करने को डायरेक्टिंग बोलते हैं।
तो काम करने के लिए आपको लोगों का जरूरत है। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया, जो आपने एक्चुअल परफॉर्म किया, उन दोनों के बीच में कितना वेरिएशन है। तो इन सब को करने के लिए आपको एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ता है, इफेक्टिव वर्क फोर्स का आपको जरूरत पड़ता है। स्टाफिंग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ को इंजेक्ट करता है, क्योंकि देखो इसके पहले जितना भी बात हो रहा था ना प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, वो केवल बात करने वाला टॉपिक था। ब्लूप्रिंट बना लो, हायर कर लो, ब्लूप्रिंट बना लो, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज, जो एक्चुअल एक्शन वाला काम है ना वो स्टाफिंग से ही चालू होता है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंस हो गया आपके स्टाफिंग का। हम लोग इसी के संग आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है वो होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने मैन पावर के रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है। आपको ये पता लगाना है कि आपको कितने नंबर एंड कितने टाइप के लोगों का जरूरत है। क्या बोला सर, कितने नंबर और कितने टाइप के लोगों का जरूरत है। जब हम लोग बात करें एस्टिमेट, तो एस्टिमेट हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आपको अपने प्रेजेंट एक्टिविटी को और फ्यूचर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सर फ्यूचर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपका डिमांड का एंटिसिपेशन क्या है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते हैं। सर हाउ डू आई एस्टिमेट कि मेरे को कितना नंबर और कितने टाइप के लोगों का जरूरत है। तो आपके पास 2 टूल दिया गया है, एक हो गया आपका वर्क फोर्स एनालिसिस और एक हो गया आपका वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस आपके आज के कितने लोग आपके यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों को रिकॉर्ड करते हैं कि आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने हैं, उनके पास कितना काम है, कौन सा एम्प्लॉय खाली बैठा रहता है, किसके पास ज्यादा काम है। वो क्या वर्क फोर्स एनालिसिस। और वर्कलोड एनालिसिस आपके फ्यूचर के नंबर एंड टाइप का कितना रिक्वायरमेंट होगा, उन चीजों को एनालाइज करके बताते हैं। तो वापस क्या पढ़े, सबसे पहला स्टेप हम लोग पढ़े एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको पता करना होता है कि आपको कितने नंबर और कितने टाइप के लोगों का जरूरत है, कितने नंबर और कितने टाइप के लोगों का जरूरत है। एक्चुअली इससे होता क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना पड़ता है। सर कैसे एस्टिमेट करते हैं, वर्क फोर्स और वर्कलोड एनालिसिस करके। वर्क फोर्स से हम लोग अपने प्रेजेंट नंबर एंड टाइप को एस्टिमेट करते, पता लगाते, और वर्क लोड एनालिसिस से हम लोग अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पता लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, 2 चीज आता है रिक्रूटमेंट में। एक तो आप अपने सोर्स को आइडेंटिफाई करो कि आपको कहां से लोगों का जरूरत है, और उसके बाद उन लोगों को इंड्यूस करना, उन लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट में 2 चीज आता है, एक तो सबसे पहले सोर्स को पता करो कहां से आप लोगों को रिक्रूट करेगा, और दूसरा उनको इंड्यूस करना कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप एम्प्लॉइज का पूल क्रिएट कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय नहीं, मतलब प्रोस्पेक्टिव लोगों का पूल क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान रखने का बात है, रिक्रूटमेंट को हम लोग इंटरनली भी कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट को हम लोग एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोसेस आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है सही एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, सही कैंडिडेट को अपॉइंट करना। किस तरीके से हम लोग करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो हमारे को जॉब का रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने पहले पोजीशन क्रिएट किया था, उसके हिसाब से जो हमारे जॉब का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग एप्रोप्रिएट लोगों को सिलेक्ट करते हैं। सर सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका बहुत सारा स्टेप है, टेस्ट वगैरह लेते हैं, रिटन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, बहुत सारे तरीके का प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर, प्लेसमेंट का मतलब होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। प्लेसमेंट का मतलब होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आपने सही एम्प्लॉय को प्लेस नहीं किया तो आपका रिसोर्स कभी भी ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा, काम आपका कभी भी रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकता है, काम का ओवरलैपिंग भी हो सकता है, डुप्लीकेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही बंदे को सही काम में प्लेस किया तो आपको 2 चीज का फायदा मिलेगा। एक तो आपके लेबर का टर्नओवर कम होगा, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जितने लोग आए उससे लोग छोड़ के चले गए, और दूसरा आपका एब्सेंटिज्म भी कम होता है, मतलब लोग छोड़ के कम जाते हैं। यहां पर एक बहुत फेमस लाइन आता है दैट प्लेसमेंट का मतलब होता है पुटिंग द स्क्वायर पेग इन द स्क्वायर होल, पुटिंग द स्क्वायर पेग इन द स्क्वायर होल। आप कभी भी सर्कल पेग को स्क्वायर होल में पुट नहीं कर सकते, आप हमेशा स्क्वायर पेग को स्क्वायर होल में पुट कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो भैया जो नया एम्प्लॉय आ रहा है वो काफी डरा हुआ होता है, बहुत नर्वस होता है, तो उसको अपने काम से, उसको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराना, उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराना। इसीलिए
ओरिएंटेशन को सोशलाइजेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। हम लोग एक्चुअली इसमें करते क्या है, हम लोग उसको बताते हैं कि भैया देखो ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, इतने बजे ऑफिस में आना है, इतने बजे ऑफिस में जाना है। ऐसा करने से होगा क्या, जो एम्प्लॉय का इनिशियल नर्वसनेस होता है, जो फर्स्ट डे कुछ दिनों का जो नर्वसनेस होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज ही फील्स लाइक होम, उसको होमली फीलिंग आता है, सेंस ऑफ बिलोंगलीनेस डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट प्रोसेस है वो हो गया आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आगे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। यहां तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े अपने लोग। ओके, देखिए रिक्रूटमेंट का हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए थे। रिक्रूटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनको इंड्यूस करते हैं कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग को बहुत सारा कैंडिडेट मिल सके, जिससे हम लोग बेस्ट एम्प्लॉय को जो हमारे लिए सुटेबल है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सके। रिक्रूटमेंट को हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय का पूल क्रिएट कर रहे हैं, किसी को निकाल नहीं रहे। सर रिक्रूटमेंट इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, इसको हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में दो तरीके का सोर्स आता है, एक हो गया आपका प्रमोशन, एक हो गया आपका ट्रांसफर। प्रमोशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को वर्टिकली मोबिलाइज करते हैं। प्रमोशन में हम लोग एम्प्लॉय को वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ मोबिलाइज करते हैं, विद इंक्रीज इन पे, इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन स्टेटस। हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को जूनियर पोजीशन से सीनियर पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग उसका सैलरी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस तीनों को बढ़ा देते हैं। एक होता है आपके पास ट्रांसफर, जहां पे हम लोग एम्प्लॉय को एक पोजीशन से सेम लेवल के पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एनी इंक्रीज, सर विदाउट एनी इंक्रीज इन पे, विदाउट एनी इंक्रीज इन स्टेटस, विदाउट इंक्रीज इन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एम्प्लॉय का हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी करते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग एम्प्लॉय को सेम जॉब पोजीशन से सेम लेवल के जॉब पोजीशन पे ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज का। तो सबसे पहला एक्सटर्नल तरीका क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हम लोग कहां से कर सकते हैं, सर न्यूज़पेपर में कर लो, रेडियो में कर लो, जहां इच्छा वहां कर लो। आप बेसिकली एडवर्टीजमेंट में करते क्या हो, आप बेसिकली एडवर्टीजमेंट में लोगों को एनकरेज करते हो कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। अब एडवर्टीजमेंट में रिक्रूटमेंट करने का फायदा क्या है, एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप एडवर्टीजमेंट करते टाइम अपने जॉब के बारे में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन का मतलब आप वहां पे लिख दो कि हम लोगों को केवल मेल कैंडिडेट का जरूरत है, वो बंदा 26 साल से ऊपर का होना चाहिए, उसके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग अपने आप हो जाता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब जो फीमेल होगी वो अप्लाई नहीं करेगी, जो 26 साल के नीचे होगा वो अप्लाई नहीं करेगा, जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ये अपना लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसका लेकिन डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपके पास फ्लड आ जाता है एप्लीकेशन का, आपके पास फ्लड आ जाता है एप्लीकेशन का, वो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी मेंटेन करके रखा है, जहां पर जो जॉब सीकर्स होता है, जिनको जॉब चाहिए होता है, वो लोग जाके रजिस्टर में अपना नाम, क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट अपडेट करवा देते हैं। अब जिस भी कंपनी को लोगों का जरूरत होता है, वो लोग अपना रिक्वायरमेंट इनको भेज देते हैं, और जब इनको कोई भी मैचिंग इंफॉर्मेशन मिलता है तो ये लोग वो डेटा कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास जो डेटा होता है वो काफ़ी आउटडेटेड हो जाता है, और सही समय पे आपको कभी भी जॉब मिलता नहीं है। तीसरा जो कि बहुत कॉमन सा बात है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी कॉलेज वगैरह में जो प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद टॉपिक आता है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज वो लोग होते हैं जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं प्लेसमेंट करने में, जिनका काम ही होता है लोगों को प्लेस करना। यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी होता है वो इनको अपना जॉब रिक्वायरमेंट भेज देते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट मिलने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उस जॉब को एडवर्टाइज करते हैं, और उसके हिसाब से इनको एप्लीकेशन मिलना चालू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करता है, इन लोगों को अपने क्लाइंट से रिक्विजिशन मिलता है। वो लोग बताते हैं कि देखो भैया हमको 2 अकाउंटेंट पोजीशन के लिए लोग चाहिए, तो ये लोग जॉब को एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करने के बाद इन लोगों को जॉब एप्लीकेशन मिल जाता है। जॉब एप्लीकेशन मिलने के बाद ये लोग क्या करते हैं, सर ये लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो ये लोग कोई अगर मैचिंग इंक्वायरी मिला तो उस इंक्वायरी को सीधा कंपनी को पास ऑन कर दिया कि ठीक है ये इंक्वायरी है, आपको जो करना है कर लो। या फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कभी कभी
इंटरव्यू स्क्रीनिंग का भी काम कर देते हैं। ये लोग उस एम्प्लॉय का स्क्रीनिंग भी कर लेगा, उसका इंटरव्यू भी कर लेगा, उसको सिलेक्ट करके थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके एम्प्लॉय को पूरा रेडी पैकेज करके उसको भेज देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो कंपनी है वो रिलीव हो जाता है इन सब झंझटों से कि लोगों को पहले खोजो, इंटरव्यू लो, वो सब चीज़ों से रिलीव हो जाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट अपने लोग का टॉपिक आता है कैजुअल कॉलर्स का। कैजुअल कॉलर्स होता है अनसॉलिसिटेड कैंडिडेट। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम मांगने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग उनको काम दे नहीं पाते, तो उनको हम लोग बोलते हैं अनसॉलिसिटेड कैंडिडेट। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और जब भी हम लोगों को सिमिलर टाइप के जॉब का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग इनको इन्फॉर्म करके जॉब के लिए बुला सकते हैं। उसके बाद होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉर्मली अनस्किल्ड लोगों का होता है। यहाँ पर कंपनी क्या करता है, अपनी फैक्ट्री या फिर अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड टंगा देता है, और उस नोटिस बोर्ड में लिख देता है कि हमको 5 दिहाड़ी मजदूरों का जरूरत है, और उन लोगों का सिलेक्शन कल सुबह 11 बजे होगा। कल सुबह 11 बजे वो लोग अपने फैक्ट्री या फिर गेट के बाहर जमा हो जाते हैं, वहीं पर उनका सिलेक्शन प्रोसेस कर लिया जाता है। ध्यान रखने का बात यह है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो कभी भी स्किल्ड या एग्जीक्यूटिव लोगों का नहीं होता है, वो हमेशा अनस्किल्ड लोगों का किया जाता है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। जो आपके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग कभी कभी अपने दोस्त रिश्तेदार लोगों का रिकमेंडेशन दे देते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर कोई प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करने का जरूरत नहीं होता है, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड चेक अपने आप हो जाते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर जॉबर का। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे को एक उस झंझट में नहीं पड़ना है कि हम बहुत सारे लोगों को हायर करें, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्टर के संग एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो लोग होता है जिनका बहुत सारे लेबर के संग टाई अप रहता है, तो हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपना रिक्वायरमेंट बताएगा कि बॉस मेरे को ना 10 स्टिचिंग करने वाले लोगों का जरूरत है, और वो 10 स्टिचिंग करने वाले लोगों को मेरे को भेज देगा। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि हम उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से रिलीव हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मेरा टर्म्स एंड कंडीशन खराब हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के संग, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर मेरे को छोड़ के चला जाता है, तो सारा लेबर भी मेरे को छोड़ के चला जाएगा। और लास्ट वाला है इंटरनेट, जिसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है, naukri.com, monster.com, जहां से हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक का डिस्कशन आप लोग को क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन में हम लोग क्या बात किए थे, जो जिन लोगों को हम लोगों ने रिक्रूट किया उन लोगों को हम लोगों को स्क्रीन करना है, और मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनको सिलेक्ट करना है। सर किस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, हम लोग अपने जॉब रिक्वायरमेंट या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते टाइम हम लोग ऑब्वियस सा ध्यान देते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करने के बाद हम लोगों दो कंक्लूजन पे उतरते हैं। हम लोग अपने रिक्रूट किए गए लोगों को 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक तो वो लोग जिन लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉय किया है, और एक तो वो लोग जिन लोगों को हम लोगों ने रिजेक्ट किया है। और इसीलिए हम लोग सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसको आप लोग बाद में आराम से बैठकर पढ़ लेना। अब हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली क्या होता है, ये चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या हमारा एम्प्लॉय या जो हमको रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भर रहा है, जो जॉब पोजीशन के लिए फॉर्म भर रहा है, क्या वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है। इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है ये चेक करना कि क्या वो एम्प्लॉय मिनिमम क्वालिफिकेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो हम लोग जो एकदम अनसूटेबल है उसको हम लोग पहले ही एलिमिनेट करते हैं। ये उसी तरीके से किया जाता है जो अपने लोग एडवर्टीजमेंट में डिस्कस किए थे, जहां पर हम लोग एडवर्टीजमेंट में लिख देते हैं कि मेरे को मेल 26 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस का जरूरत है। तो इससे क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग अपने आप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो लोग को लगता है कि वो लोग मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उन लोगों को एप्लीकेशन ब्लैंक दिया जाता है, या फिर उन लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है। जिस एप्लीकेशन फॉर्म में उस बंदे को अपना सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, उसका नाम, पता, पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को इसको दिया जाता है। जब भी एक कंपनी अपना एप्लीकेशन ब्लैंक बनाता है, उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उस बंदे से अचीव कर सके। एक्चुअली इसी एप्लीकेशन ब्लैंक को स्क्रूटिनाइज करके बाद में उस बंदे का इंटरव्यू लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन ब्लैंक को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करते हैं और कुछ कैंडिडेट को हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं।
जिनको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो लोग आगे प्रोसेस में जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप जो डिटेल दो वो आपको प्रॉपर डिटेल देना चाहिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ब्लैंक है ये परमानेंट रिकॉर्ड जैसा काम करता है और इसी के बेसिस में बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। जो कि आप लोग बचपन में रोडीज वगैरह में देखा भी होगा कि जो लोग फॉर्म वॉर्म भरता है फिर वो फॉर्म को भर के रघुराज जी फिर उन लोग को गाली वगैरह देते हैं। इसके बाद जो हम लोग प्रोसेस पढ़े थे वो इसके बाद का जो स्टेप है वो है आपका सिलेक्शन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहला सिलेक्शन इस धारणा पे बेस्ड है कि ह्यूमन ट्रेड्स को या फिर ह्यूमन बिहेवियर को आप सैम्पलिंग के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टेस्ट का मोटिव यही है कि आपको 10 चैप्टर है उसमें से केवल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने 10 का सही जवाब दे दिया तो हम लोग मान लेंगे कि आपको पूरा पूरा 10 चैप्टर आते हैं। इसी एजम्पशन पे कोई भी टेस्ट बेस्ड होते हैं। लेकिन टेस्ट को मान लिया जाए कि भैया टेस्ट फुल्ली रिलायबल कभी भी नहीं होता है। टेस्ट को आप केवल एक सप्लीमेंट जैसे यूज करो, केवल उसको टूल टूल मत यूज करो किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए। टेस्ट दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्चुअली वो होता है कि जो आपने अपने एप्लीकेशन ब्लैंक पे क्लेम किया कि मेरे पास ये स्किल है, उन स्किल्स को हम लोग एक्चुअली टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रेड टेस्ट करते हैं। ग्रेड टेस्ट में हम लोग एक्चुअली आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करते हैं कि जो आपने क्वालिफिकेशन लिखा है, जो आपने टेक्निकल नॉलेज लिखा है, क्या आपको उन सारी चीजों का ज्ञान है कि नहीं है। सेकेंड में हम लोग आपका डेक्सटेरिटी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग आपका प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये चेक करते हैं कि क्या आपके अंदर नई चीजों को सीखने का कैपेबिलिटी है कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस चेक करते हैं, जहां पर हम लोग आपका मेंटल अलर्टनेस देखेंगे कि आप किसी भी चीज के लिए कितने अलर्ट हो। वहां पर हम लोग आपका आईक्यू वगैरह चेक करेंगे। इंटरेस्ट टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि आपको किस काम में इंटरेस्ट है, ताकि हम लोग आपको उसी काम में प्लेस कर सके। और लास्ट में हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका इमोशनल बैलेंस कैसे है, आपका टेम्परमेंट कैसे है, आप रिएक्ट कैसे करते हो, और इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह चीज हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज इंपार्ट करना, लेकिन किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। ये वर्ड एकदम एग्जाम में आना चाहिए, स्पेसिफिक जॉब। ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी बंदे को नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन इंपार्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एनी स्पेसिफिक जॉब। ध्यान रखा जाए ट्रेनिंग हमेशा एक 2 वे प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बंदा होता है यहाँ पर सिखाने वाला, एक बंदा होता है यहाँ पर सीखने वाला। ध्यान रखा जाए ट्रेनिंग हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। और ट्रेनिंग हम लोग नए एम्प्लॉय का भी करते हैं और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का भी करते हैं। इसी के संग हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज योर डेवलपमेंट। ध्यान रखा जाए ट्रेनिंग जनरली वर्कर का किया जाता है, लेकिन जब भी मैनेजरियल लोग या फिर एग्जीक्यूटिव लोगों का बात आता है तो उनका हमेशा डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग हमेशा स्पेसिफिक जॉब के लिए किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए किया जाता है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है। ट्रेनिंग जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने प्रेजेंट जॉब रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हम लोग हमेशा जनरली फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोग का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेरे हिसाब से सिलेक्शन रिक्रूटमेंट, जो आप लोग को एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डिफरेंस आने का हाई चांस है। और इसी के संग आप लोग का स्टाफिंग चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।